बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबात से मैं हिकमत जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। नाज़रीन, अगर हम कुदरत का निज़ाम देखें तो हम चाहे कहीं 100 साल, 1000 साल की तारीख उठाएं या मौजूदा वक्त में अपने इर्द गिर्द के हालात को देखें या फिर अपनी ज़िंदगी में होने वाले छोटे छोटे वाक़ात को देखें, तो हमें ये लगता है कि कुदरत का जो एक निज़ाम है उसके अंदर मुकाफ़ात अमल जिसे कहते हैं वो भी है। उसके अंदर गलत का अंजाम गलत और सही का अंजाम सही भी है। और उसके अंदर हमने देखा कि नीयतों के हिसाब से किस तरह से इंसान सुरखरू भी होता है और ज़लील व ख्वार भी होता है। पाकिस्तान का बदकिस्मती से बार-बार ये लफ्ज़ यूज़ करना पड़ता है कि कई दहाइयों से कह लें या 70, 75, 78 सालों से कह लें जब से ये बना है, इसकी बुनियादें ही इस तरह से थीं कि जिसके अंदर गरीब आदमी या अवाम या मुल्क के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ लफ्ज़ थे, ख्वाब थे, ख़्याल थे और दावे थे। जो अमली तौर पर प्रैक्टिकली इस मुल्क के अंदर होना था, वो अशराफिया के लिए था, माफिया के लिए था, इस मुल्क के सरमायादार के लिए था। और किसी एक दौर में भी ऐसा नहीं लगा जो दौर इस मुल्क का सबसे सुनहरी दौर कहीं कहा जाता हो, या आप कहते हो कि ये वाला दौर 80 की दहाई, 90 की दहाई, 70-60 की दहाई, जो भी कोई एक ऐसी दौर जिसमें आप ये कहें कि ये बहुत अच्छा था। उसमें भी हमने देखा, अगर हम स्टडी करें तो ये चीज़ सामने आई कि वहाँ पर भी वही सरमायादार, वही माफिया, वही कब्ज़ा ग्रुप और वही एक पीछे से एक पावर जो हैंडलर थे वो काम कर रहे थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि गुमनाम था, हमें पता नहीं चलता था। और फिर हम ये सोचते थे कि पुल बन गया, तरक्की हो गई, सड़क बन गई, तरक्की हो गई। हम ये सोचते थे कि यहाँ पर आकर जलसा जुलूस कर दिया, तरक्की हो गई। फिर हम ये कहते थे कि जी चलें अमेरिका का दौरा हो गया, फलाने का हो गया, ये हमारी तरक्की में शामिल होता था। लेकिन तालीम क्या है, सेहत क्या है, रोज़गार क्या है, हालात कैसे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह से है, जमहूरियत कैसे जा रही है, रूल ऑफ लॉ क्या है, कानून क्या है, ये हम सिर्फ़ नाम की हद तक वाकिफ़ थे। लेकिन किस तरह से इंसाफ़ किया जाता है, किस तरह से ख़रीदा बेचा जाता है इस मुल्क में लोगों को, इससे हम नावाकिफ़ थे। हम शुरू से ये तो समझते रहे कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं या जो अदलिया का निज़ाम है ये बहुत सुस्त है, लेकिन इतना नहीं पता था कि यहाँ जज कैसे बिकता है, यहाँ पर जो मुनसिफ़ है वो किस तरह से बिकता है। ये सिलसिला चलते-चलते फिर अल्लाह ताला, बात वही है कि जब आपकी नीयतें ख़राब हो, जब मुसलसल आप एक काम कर रहे हों, मुसलसल हिट दे रहे हों, स्ट्रोक दे रहे हों, तो बड़े से बड़ा पत्थर भी हो या लोहा भी हो या दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वो कंटिन्यू उसे हिट करने से एक दिन आता है कि वो टूट जाती है या फिर उसमें दरार पड़ जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह से जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत, पस्से पर्दा कहीं न कहीं जारी था। वो डेरा सिस्टम यहाँ था, डेरेज़म से जुल्म ज़्यादती हो रही थी, बरादरी तहज़्ज़ुब, कबीलाइज़्म था, उसकी वजह से ज़्यादती हो रही थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान 4 हिस्सों में बँटा हुआ है और चारों सूबों के अपने-अपने कल्चर हैं, अपनी-अपनी ज़ुबानें हैं, अपने-अपने सोच है, अपनी-अपनी तारीख़ है, जिसकी वजह से इनको एक नहीं होने दिया जाता। फिर ये भी अनफॉर्चुनेटली है कि यहाँ बहुत से ऐसे एलिमेंट, ऐसे लोग, ऐसी सियासी लोग भी हैं जो इन सूबों के लोगों को आपस में इस तरह से लड़ाते हैं, बात करते हैं जैसे कि यही सबसे बड़े इस मुल्क के वफादार हैं, लेकिन अंदरूने खाना दुश्मनी तासुब पैदा करते हैं। इसी बात को अगर हम आगे ले जाएँ, अगर आज के दौर में भी, तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से इमरान खान आया और इमरान खान ने फिर किस तरह से इस निज़ाम को एक्सपोज़ किया। नाज़रीन, इमरान खान ने एक्सपोज़ नहीं किया, इमरान खान अपनी जगह पे डटा रहा। तो इमरान खान की अपनी जगह पे डटे रहने से एक-एक करके वो निज़ाम रेज़ा-रेज़ा हो गया, जिसे हम इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया भी कहते थे, जिसे हम इंसाफ भी कहते थे, जिसे हम रूल ऑफ लॉ भी कहते थे, जिसे हम इस मुल्क के अंदर हॉस्पिटल निज़ाम कहते थे कि सेहत का निज़ाम बहुत अच्छा है, तालीम बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत ईमानदार हैं। ये चीज़ें फिर रेज़ा-रेज़ा हो गई सिर्फ़ एक इमरान खान के अपनी जगह पर डटे रहने से। अब वो डटे रहने से कैसे खड़ी हुई हो गई?
कि माजी में जितने भी ये जो हुक्मरान थे, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, QM के हों, या वो जो काफ लीग है वो हों, एस्टेब्लिशमेंट हों, जो भी हो, एक सियासी ढांचा सामने जो चेहरा था वो सियासी था, और उस चेहरे के पीछे बदतरीन किस्म का जो डिक्टेटर होता था वो ऑपरेट कर रहा होता था बैक एंड पे। और उस बदतरीन डिक्टेटर ने जब जो बैकअप पे ऑपरेट कर रहा होता था, तो वो सामने जो चेहरा होता था, जो एक्टर होता था, उस एक्टर को वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देता था, वैसे वैसे वो एक्टर जो था वो अपनी एक्टिंग कठपुतली की तरह करता था। इमरान खान जब वही जो चेहरे, वो जो डिक्टेटर थे, वही जो ताकत थी, वो उसी स्क्रीन पर नए हीरो को लेकर आए, इमरान खान को। और इमरान खान ने एक्टिंग करते करते जब उसने देखा कि ये बहुत सी ऐसी एक्टिंग है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, जिसकी जो हमें नुकसानदेह है हमारे मुल्क के लिए, अवाम के लिए, तो उसने वहाँ पर उस स्क्रिप्ट से इनकार कर दिया। जब उस स्क्रिप्ट से इनकार किया तो फिर उस स्क्रिप्ट में वापस लाने के लिए, सिर्फ एक इमरान खान को तोड़ने के लिए, फिर इस मुल्क का अशराफिया, माफिया, ज़मीर, सोच, DNA, माइंडसेट, अदालतें, इंसाफ, किताबें, हदीसें, कुरानी आयात, सब कुछ मिलिया मेट होती गई। वो लोग जो उम्रे करने जाते और वहाँ झूठ बोलते, जो हज करते वो झूठ बोलते, यहाँ तक कि जज की कुर्सी पे बैठा हुआ हज करके आकर गलत फैसले देता है। क्या हुआ? ये निज़ाम एक्सपोज हुआ। क्या हुआ? पता चला कि यार इस मुल्क के अंदर ये वाले लोग रहते थे। क्या हुआ? ये पता चला कि ये जो ढेर था, बाहर से इतना खूबसूरत, छोटी छोटी हमने रोशनियां लगाई हुई हैं, चमकाया हुआ है, और क्या खूबसूरत किस्म का हमने एक यहाँ मुजस्मा टाइप बनाया हुआ। जब अंदर से खोला तो पता चला कि इसके इस हिस्से में कीड़े हैं, इस हिस्से में गंद है, इस हिस्से में बू है, इस हिस्से में भूसा है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। और फिर जैसे जैसे इमरान डरता गया, जैसे जैसे खड़ा होता गया, ऐसे ऐसे ये निज़ाम फिर नंगा होता गया, और कोई ऐसी चीज़ बची नहीं, यहाँ तक कि वो जो सिस्टम, जिसमें मीडिया, जिसमें सहाफ़त, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, जिसमें पुलिस, जिसमें जिम्मेदारियाँ, सच, हक, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो फिर एक एक इंसान बचा। फिर हर इंसान इस निज़ाम ने नंगा किया, कुदरत ने किया, इमरान खान डटा रहा। और अभी अगर हम ताज़ा बात करें तो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसमें किस तरह से निज़ाम नंगा हुआ, लोग बिके। फिर इमरान खान की जो हुकूमत गिरी थी, किस तरह से करोड़ों के हिसाब से लेकर वो चेहरे बिके, वो लोग बिके। वाकई जब वो सामने पता चले इनका ज़मीर ही नहीं है। फिर अब जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें जो जिस तरह से बोलियां लग रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिला मुकाबला सीटें इधर की उधर, उधर की इधर करके तो हम KPK के अंदर सेनेट के इलेक्शन करवाएं। और जैसे कुछ लोग, दो चार लोग जो हैं तहरीक इंसाफ की, वो डट गए, उन्होंने कहा कि हम ऐसे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम उम्मीदवार हैं और हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसमें बहुत से लोगों की जो राय है वो ये है कि जी बिला मुकाबला हो जाए, फलाना हो जाए, या नहीं, ऐसा नहीं। एक मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ के लोगों को एक वोट भी ना मिले, वो क्लीन स्वीप हार जाए, फिर भी उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो KPK के वो गैरतमंद, अपने आप को पठान कहने वाले, अपने आप को कबायली कहने वाले, अपने आप को वफादार और सच्चा कहने वाले, वो रह गए, वो भी नंगे होंगे। वो अली अमीन गंडापुर जो पाक इमरान खान के लिए पता नहीं क्या से क्या करता था, किस तरह से आस्ता 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 3 सालों में एक्सपोज हुआ। हम भी बैठकर कहते थे कि वाह क्या लीडर चुना इमरान खान ने, लेकिन क्या करे इमरान खान, किस तरह से इन लोगों के अंदर झांके, कैसे उन्हें इल्हाम हो इमरान खान को कि ये लोग सही हैं और ये गलत है। और फिर इसमें इमरान खान का कसूर भी नहीं है, जो सही हैं, ऐसे नहीं कि सारे, जो वफादार हैं, जो उस नज़रिए के ऊपर, उस मिशन के ऊपर कायम है, रियासत ने उनकी कीमतें लगाई हुई हैं। जो इन्हें गोली मारेगा, जो इन्हें मारेगा, उस पर केस भी नहीं है और उसे वो आज़ाद भी है। फिर वो लोग क्या करें? फिर इस रियासत में कैसे नज़रिया परवान चढ़े? फिर इस रियासत में किस तरह से हक और सच का बोलबाला हो? क्योंकि जो हक और सच और नज़रिए पे डटने वाला है, उसे तो सीधा देखकर गोली मारने का हुक्म है। फिर बिकेंगे। 2 ही रास्ते हैं, या बिक जाओ
या मर जाओ। और दूसरी बात कि केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुर पता नहीं, अच्छा ये लोग सारी जिंदगी फिर उसी तरह से वो होते रहते हैं, कंप्रोमाइज होने का मतलब कि ब्लैकमेल होते रहते हैं, खाते रहते हैं, लालची होते हैं, इन्हें ताकतवर हल्के कहीं ना कहीं से ब्लैकमेल करते हैं, किसी को कुछ देकर किसी को कुछ देकर। अली अमीन गंडापुर पे शराब का केस बना हुआ है, अब वो उसके सर पे तलवार है। यार मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, अली अमीन गंडापुर कड़े, अगर वो सही है, वो बहादुर है, वो सच्चा है, वो ईमानदार है, तो इमरान खान के ऊपर 250 केस है, बंद है, ये भी 1 2 4 10 केस में बंद हो जाए। ये क्या है, केपीके जाएगा, जाए पहले कौन सा तीर मार रहे हैं। लेकिन ये इस मुल्क का निज़ाम है और कुदरत है कि वो किस तरह से एक एक आदमी को कभी सऊदीया से, कभी मक्के से, कभी कहीं से, कभी कहीं से जलील करके दिखा रही है आम आदमी को कि ये देखो, ये देखो, ये वो ईमानदार हैं जो हज भी करते हैं, जो सदके भी देते हैं, जो कहते हैं कि हम बहुत कुछ, कुरान और हदीस भी हमें आती है। और असल कहानी ये है। लेकिन लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ समझ आ रही है कि इस मकाफात अमल के अंदर कुदरत भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। और कुदरत फिर अब आहिस्ता आहिस्ता स्क्रिप्ट के जो करैक्टर्स हैं, जो सीन हैं, वो तब्दील करती जा रही है और सामने आता, सब कुछ सामने आ रहा है। नतीजा कुछ भी हो, राइटर है, जज एक फैसला दे, इमरान खान को बंद रखेंगे, जज फैसला दे तो जो 9 मई जैसे बढ़ गया सारा केस, वो उनको उसी तरह से कैद रखे, ये जज तक है। लेकिन जज भी देख ले, उसकी भी औलाद है, उसके लिए भी वही कुदरत है, और वो भी फंस सकता है और ऐसा फंसेगा, बाद में माफिया मांगेंगे। मैं उस पुलिस वाले पे हैरान हूँ जो ये कहता है हराम बांध कर वहाँ मक्के से, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो। हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। हाय हाय, अल्लाह की नाराजगी ही तो अल्लाह का कहर होता है, और नाराजगी बढ़ते बढ़ते वो कहर बन जाती है। क्या, कैसे अल्लाह ताला मौका देता है। मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, फिर मौका देता है। अल्लाह करे किसी जज का, किसी बंदे का ज़मीर जाग जाए और ये जो जुल्म हो रहा है, झूठा जुल्म हो रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद जुल्म हो रहा है, ये ना हो। एक बार जिन को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।